हेलो फ्रेंड्स, पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज पनारी ललितपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं संध्या राजपूत, हिंदी प्रवक्ता, पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज पनारी ललितपुर। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी साहित्य में आदिकाल की। तो हिंदी पद्य रचना का प्रारंभ 9वीं शताब्दी में हुआ था। तभी से विभिन्न सोपानों को पार करती हुई हिंदी कविता प्रगति की ओर अग्रसर हो रही है। इसका अपना एक विकास और इतिहास है। वैसे तो विभिन्न इतिहासकारों ने हिंदी साहित्य के कालों का विभाजन किया है, जैसे रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा आदि ऐसे विभिन्न कवि हैं। जैसे कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को नाम दिया आदिकाल। तो आज हम चर्चा करेंगे आदिकाल की। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को विद्वानों ने विभिन्न नामों से पुकारा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर और योद्धाओं की गाथाओं की प्रधानता होने के कारण इस काल को वीरगाथा काल की संज्ञा दी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का समय 913 से 1318 ईस्वी तक माना, परंतु परवर्ती विद्वान सन 769 ईस्वी से 14वीं सदी के मध्य के समय को आदिकाल मानते हैं। अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिद्ध कवि हिंदी के प्रथम कवि हैं, जिनका रचना काल 769 से प्रारंभ होता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा और गियर्सन जैसे विद्वानों ने आदिकाल को चारण काल भी कहा है। इसके अनुसार इस काल में चारण या भाट प्रमुख व्यक्ति थे, जो अपने आश्रयदाताओं, राजा महाराजाओं को प्रसन्न करने हेतु काव्य सृजन करते थे, यानी नए काव्यों की रचना करते थे। महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन ने इस काल को सिद्ध सामंत काल की संज्ञा भी दी है। राहुल सांस्कृत्यायन को इस काल के साहित्य में दो प्रमुख विशेषताएं दिखाई दी। एक तो सिद्धों की वाणी और दूसरी सामंतों की स्तुति। यानी जो कवि, दरबारी कवि थे, वो अपने सामंतों की यानी जिन राजाओं के समक्ष रहते राजाओं की प्रशंसा हेतु उनके महाकाव्य लिखते थे। जैसे पृथ्वीराज चौहान के यहाँ पर चंद्रवरदाई रहा करते थे, उन्होंने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना की। ऐसे कई कवि थे जो अपने राजाओं के समक्ष रहकर उनकी प्रशंसा हेतु महाकाव्य एवं पुस्तकें लिखीं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इस काल को बीज बपन काल भी कहते हैं। उनके अनुसार इस युग में हिंदी साहित्य का बीज बोया गया, इसलिए उन्होंने इसका नाम बीज बपन काल रखा। उनके अतिरिक्त मिश्र बंधु तथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस काल का नामकरण आदिकाल ही मानने के पक्ष में है। वास्तव में हिंदी भाषा की रचना की दृष्टि से इस काल को आदिकाल ही कहा जा सकता है, लेकिन यह नाम किसी साहित्य प्रवृत्ति की संकेत नहीं करता है। इस प्रकार से कुल मिलाकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा वीरगाथा काल का नामकरण सबसे उपयुक्त है। यह नामकरण इस युग की मूल प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है, क्योंकि इस काल में वीरों की गाथाओं का उल्लेख किया गया, इसलिए रामचंद्र शुक्ल ने इसका नाम वीरगाथा काल रखा, जो बहुत हद तक उचित है। दोस्तों, इसके साथ अब हम देखते हैं आदिकाल या वीरगाथा काल की कुछ विशेषताएं। तो हिंदी पद्य साहित्य का प्रारंभिक काल वीरगाथा काल या आदिकाल के नाम से जाना जाता है। इस काल की विशेषताएं यह हैं। पहली बात तो इसमें साहित्य के दो रूप रहे हैं। इस काल का साहित्य दो भागों में बांटा गया, पहला प्रबंध काव्य और दूसरा मुक्तक काव्य। इस काल के अधिकांश प्रबंध काव्य यानी रासों के नाम से विख्यात है। इसे हम रासो काल भी कहते हैं, क्योंकि इस काल में जितनी भी रचनाएं, जितने भी महाग्रंथ या महाकाव्य लिखे गए, उन सब महाकाव्यों के पीछे रासो शब्द लगा है, जैसे पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो आदि। और दूसरी विशेषता इसकी यह है कि युद्धों का वर्णन और युद्धों का सजीव वर्णन। इस काल के समस्त काव्यों में युद्धों का अति रंजनापूर्ण एवं सजीव वर्णन है। इन युद्धों का कारण किसी सुंदरी
किसी सुंदरी स्त्री को प्राप्त करना, अपने विरोधी को आश्रय देने वाले का समूल उन्मूलन करना तथा कभी कभी अपनी वीरता का प्रदर्शन करना इसमें उल्लेख किया गया है। इसलिए इसमें युद्धों का सजीव वर्णन है। जैसे परमाल रासु में कहा है कि जहीं घर देखे सुघड़ लड़किनी, तहीं घर धसें बरौनो जाई। यानी जिस घर में कोई राजा कोई सुंदरी स्त्री को देख लेता है, बस वहीं युद्ध शुरू हो जाता है और युद्ध जीतकर उस सुंदरी को या उस महारानी को अपने कब्जे में कर लेते हैं। दोस्तों, इसकी तीसरी विशेषता है राजाश्रित कवि। प्रायः इस काल में समस्त कवि भाट एवं चारण थे जो राज दरबारों में रहते थे और युद्ध काल में राजाओं के साथ युद्ध भूमि में जाते थे तथा लोगों का उत्साहवर्धन भी करते थे। इसकी चौथी विशेषता है श्रृंगार वर्णन। कवि शांति काल में अपने आश्रयदाताओं के लिए आमोद प्रमोद की श्रृंगारक कविताएं करते थे। इसकी अगली विशेषता है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। इस काल के अधिकांश काव्यों में कवियों द्वारा अपने आश्रयदाताओं की मिथ्या प्रशंसा भी की गई है तथा इन्हें इंद्रादि से भी बढ़कर बताया गया है। यानी जो आश्रयदाता थे, जो कवि थे, जिस राजा के पास आश्रय लेकर रह रहे थे, वो उनकी तारीफ के लिए कभी कभी इंद्र से भी ऊंचा स्थान बता दिया करते थे। तो यहाँ पर आश्रयदाताओं के द्वारा राजाओं की प्रशंसा की गई है। अगली विशेषता है इसकी ऐतिहासिकता का अभाव। इस काल के काव्यों में ऐतिहासिकता की कमी है। अधिकांश वर्णन काल्पनिक हैं, अतिशयोक्ति भी है। अनेक कल्पित राजाओं से युद्ध कराए गए हैं। अगली विशेषता है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। इस काल के अधिकांश काव्यों में कवियों द्वारा अपने आश्रयदाताओं की झूठी या मिथ्या प्रशंसा की गई है और उनके लिए यहाँ तक कि इंद्र से भी बढ़कर बताया गया है। यानी राजाओं की प्रशंसा करते करते कभी कभी तो इंद्र और विष्णु से भी ऊंचा स्थान दे दिया अपने राजाओं के लिए या अपने आश्रयदाताओं के लिए। इसके बाद अगली विशेषता है हमारी ऐतिहासिकता का अभाव। इस काल के काव्यों में ऐतिहासिकता की बहुत ही कमी है। अधिकांश वर्णन काल्पनिक हैं और अतिशयोक्तिपूर्ण भी। अनेक कल्पित राजाओं से युद्ध कराए गए हैं। इसके बाद अगली विशेषता है हमारे राष्ट्रीयता का अभाव। इस काल के काव्यों में राष्ट्रीयता का अभाव है। इस काल के राजा अपने ही राज्य की चिंता करते थे, संपूर्ण देश से उन्हें कोई सरोकार नहीं था। कवियों ने भी राष्ट्रीय भावनाओं से प्रेरित होकर वीर रस की कविताएं नहीं के बराबर ही लिखी हैं। केवल लिखी हैं तो अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा, उनके श्रृंगारता का वर्णन, उनकी काल्पनिक कहानियाँ। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम भक्ति काल और रीति काल का वर्णन करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।